हाय एंड वेलकम बैक टू ब्राइट फार्मा। आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 7 मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन का हम डी फार्मेसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली एज पर PCI सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के ऊपर बेस्ड है। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिक्सिंग की डेफिनेशन जान लेते हैं। Mixing is defined as a process in which two or more components within a system are converted into one mass or mixture. Mixing ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक ही सिस्टम में मिक्स किए जाते हैं और एक मास में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, वो होता है मिक्सिंग। अब ये जो मिक्सिंग होता है ना, उसमें जो मिक्सचर्स हम बनाते हैं उनके 3 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप होता है पॉजिटिव मिक्सचर, सेकेंड इज निगेटिव मिक्सचर एंड थर्ड इज न्यूट्रल मिक्सचर। कितने टाइप्स होते हैं मिक्सचर्स के? 3 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव मिक्सचर, सेकेंड इज निगेटिव मिक्सचर एंड थर्ड इज न्यूट्रल मिक्सचर। अब पॉजिटिव मिक्सचर क्या होता है? तो पॉजिटिव मिक्सचर 2 मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। It is prepared by mixing 2 miscible liquids. क्या होता है? 2 लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिसिबल होते हैं, उन दोनों को मिक्स किया जाता है, तब क्या बनता है? पॉजिटिव मिक्सचर बनता है। जैसे कि अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल जो होता है वो वाटर में प्योरली मिसिबल होता है, तो वो बना पॉजिटिव मिक्सचर। और ये जो पॉजिटिव मिक्सचर होता है ना, ये प्रिपेयर करने के लिए बहुत ईजी होता है, ईजी टू प्रिपेयर। नेक्स्ट इज निगेटिव मिक्सचर। अब ये निगेटिव मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये जो निगेटिव मिक्सचर होते हैं ना, ये इनसॉल्युबल सॉलिड व्हीकल में मिक्स करने से बनाए जाते हैं या फिर इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे से मिक्स करने के साथ बनाए जाते हैं। अब इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ व्हीकल, इसका एग्जाम्पल क्या है? सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं वो व्हीकल में डिस्पर्स किए जाते हैं। और इमल्शन, इमल्शन में क्या होता है? इमल्शन में 2 इमिसिबल लिक्विड्स, 2 इमिसिबल लिक्विड्स मतलब ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे में क्या मिसिबल होते हैं? बिल्कुल नहीं, इमिसिबल होते हैं। तो अगर हम 2 इमिसिबल लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो वो बन जाता है इमल्शन। लेकिन इमल्शन यूं ही नहीं बनता, उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं, तब बनता है इमल्शन। तो निगेटिव मिक्सचर के एग्जाम्पल कौन से हैं? सस्पेंशन और इमल्शन। अब ये जो निगेटिव मिक्सचर हम बनाते हैं ना, उसमें हाई डिग्री एनर्जी लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और एक्सटर्नल फोर्सेस भी अप्लाई करने पड़ते हैं। तो हम जब इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन बनाने के लिए हमें अच्छे से इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ट्राइचुरेट करना पड़ता है, सस्पेंडिंग एजेंट भी हमें ऐड करना पड़ता है, और इसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते हैं, तब निगेटिव मिक्सचर बनता है। सेकंड टाइप हुआ निगेटिव मिक्सचर। अब थर्ड है न्यूट्रल मिक्सचर। सॉरी, यहाँ पे सी होना चाहिए था, इट्स न्यूट्रल मिक्सचर। तो ये न्यूट्रल मिक्सचर क्या होते हैं? अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि पेस्ट, ऑइंटमेंट। अब ये पेस्ट और ऑइंटमेंट जनरली एक दूसरे के साथ स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से तो वो मिक्स नहीं होते हैं, उन्हें हमें मिक्स करना पड़ता है। पेस्ट और ऑइंटमेंट बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं जिन्हें हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। ये स्पॉन्टेनियसली मिक्स तो नहीं होते, लेकिन अगर एक बार मिक्स हो जाए ना, तो फिर उन्हें सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इन टाइप के मिक्सचर को क्या कहते हैं? हम न्यूट्रल मिक्सचर कहते हैं। अब ये जो मिक्सचर होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं जो हमने देखा, पॉजिटिव मिक्सचर, निगेटिव मिक्सचर एंड न्यूट्रल मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर इजी टू प्रिपेयर, और निगेटिव मिक्सचर में एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत होती है। और न्यूट्रल मिक्सचर ये जनरली स्पॉन्टेनियसली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, लेकिन मिक्स होने के बाद वो सेपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ये तो था टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें मिक्सिंग क्यों करनी होती है, क्या ज़रूरत है मिक्सिंग करने की, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इज द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मिक्सिंग। अगर हमने मिक्सिंग अच्छी तरह से की ही नहीं,
अच्छी तरह से दो या फिर दो से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं हुए, तो फाइनल प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी ना वो ख़राब होगी। अच्छे से मिक्स ही नहीं हुए, क्या फ़ायदा है फिर मिक्सिंग करके, है ना। तो अगर हमें फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो क्या करना चाहिए, अच्छे से मिक्सिंग करना चाहिए। सेकेंड इज प्रॉपर मिक्सिंग लीड टू डिक्रीज बैच साइकिल टाइप्स एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। अगर प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा, बैच साइकिल टाइम जो होता है वो रिड्यूस होगा और ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब जो खर्चा होता है ऑपरेशन का वो भी रिड्यूस कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मिक्सिंग। थर्ड एडवांटेज इज ऑब्जेक्टिव प्रॉपर मिक्सिंग लीड टू डिक्रीज बैच साइकिल टाइम। ये जो प्रॉपर मिक्सिंग हम करेंगे उससे क्या होगा, बैच साइकिल टाइम डिक्रीज होगा और क्या होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी डिक्रीज होगा। जहाँ पे खर्चा ज़्यादा लगता है वहाँ पे हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द डिसोल्यूशन रेट। क्या अगर किसी भी चीज़ का हमें डिसोल्यूशन इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिक्सिंग जो होती है वो प्रॉपर करनी पड़ेगी। अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है तो डिसोल्यूशन रेट डिले हो सकता है। साथ ही साथ अगर हमें डिफ्यूजन रेट इंक्रीज करना है तो भी क्या होनी चाहिए, मिक्सिंग एकदम प्रॉपर एंड परफेक्ट होनी चाहिए। देन ये जो ऑब्जेक्टिव हमने देखे जैसे कि क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट जो होती है वो मिक्सिंग पे डिपेंडेंट होती है, उसके बाद बैच साइकिल का टाइम जो होता है वो डिक्रीज करना है तो मिक्सिंग इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अगर ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करना है तो भी मिक्सिंग इम्पॉर्टेंट है, और डिसोल्यूशन रेट और डिफ्यूजन रेट भी इंक्रीज करने के लिए हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये मस्ट बी अचीव्ड, मतलब ये ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने ही होते हैं एट एनी कॉस्ट, वरना प्रोडक्ट की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है, डिसोल्यूशन रेट भी बढ़ सकता है, डिफ्यूजन रेट भी बढ़ सकता है, डिफ्यूजन रेट भी कम हो सकता है और डिसोल्यूशन रेट भी कम हो सकता है। सो वी मस्ट श्योर दैट द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी अचीव्ड। देन कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि मिक्सिंग क्यों करनी चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मिक्सिंग के एप्लीकेशंस क्या है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज मिक्सिंग इज अ इंटरमीडिएट स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल विच इज प्रायर टू ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन से पहले मतलब टैबलेट और कैप्सूल जब हम बनाते हैं ना तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। ग्रैन्यूल बनाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, मिक्सिंग होती है। अगर मिक्सिंग ही प्रॉपर नहीं हुई है तो ग्रैन्यूल्स भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनेंगे। तो मिक्सिंग का जो मेन स्टेप है, एप्लीकेशन है, वो है टैबलेट और कैप्सूल में प्रायर टू ग्रैनुलेशन मिक्सिंग अचीव करना। सेकंड एप्लीकेशन इज ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर डायरेक्ट कॉम्प्रेशन इनटू टैबलेट। जो टैबलेट हम कभी कभी ऐसे बनाते हैं ना कि उनमें ग्रैन्यूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली पाउडर जो होती है उन्हें ही हम कॉम्प्रेस कर देते हैं, उन्हें डायरेक्टली कॉम्प्रेस टैबलेट बोलते हैं। तो अगर हम कॉम्प्रेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, ग्रैनुलेशन कर ही नहीं रहे हैं, तो इन केसेस में भी जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उनका ड्राई मिक्सिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देन थर्ड एप्लीकेशन इज ड्राई मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स एंड कंपोजिट पाउडर्स इन कैप्सूल एंड इन सप्लेशन रिस्पेक्टिवली। अगर हमें पाउडर्स या फिर कंपोजिट पाउडर्स जो हम कैप्सूल में यूज़ करते हैं या फिर इन सप्लेशन में यूज़ करते हैं उनके भी ड्राई मिक्सिंग में हम मिक्सिंग का प्रोसीजर है वो यूज़ कर सकते हैं। Next is blending of powders are also important in preparation of cosmetic products such as facial powder और dental product. Blending मतलब क्या, मिक्सिंग। ब्लेंडिंग इज अ सिनोनिम फॉर मिक्सिंग। जो मिक्सिंग होता है पाउडर का वो कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जैसे कि फेशियल पाउडर बनाना या फिर डेंटल पाउडर बनाना, इन सब के यूज़ में भी ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। And the fifth application is mixing of potent drugs is critical and it can affect content of uniformity. अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पोटेंट ड्रग्स होते क्या है। पोटेंट ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में इफेक्टिव होते हैं या फिर पॉइजनस एक्टिविटी दिखा सकते हैं, तो उन ड्रग्स को कहते हैं पोटेंट ड्रग्स। अब ये जो पोटेंट ड्रग्स होते हैं ना उनकी बहुत छोटी सी क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि 2 मिलीग्राम या फिर 3 मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये जो मिलीग्राम्स में हम जब ड्रग्स यूज़ करते हैं तो
सोचिए ज़रा कि उन्हें किसी अदर डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो पोटेंट ड्रग्स को किसी और इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करना ये तो क्रिटिकल स्टेप है ही। और अगर ये अचीव नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, फाइनली जो कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है वो अफेक्ट हो सकती है। अभी कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, तो इंडियन फार्माकोपिया में कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का एक सेपरेट पॉइंट है। तो आप वो जाके रेफ़र कर सकते हैं, किसी भी इंडियन फार्माकोपिया में आपको मिल जाएगा। 2014 का होगा या फिर 2018 का होगा या फिर अभी रिसेंटली 2018 का ही है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो उसमें ना कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है कि हर एक टैबलेट में सेम क्वांटिटी में वो या फिर सेम अमाउंट में वो एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चेक किया जाता है। वो होता है कंटेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। So these are the 5 applications of mixing. So I hope you understood what are the applications. First is mixing is an intermediate step in manufacturing of tablet and capsule. Second is dry mixing of materials for direct compression into tablet. And third is dry mixing of powders and composite powder in capsule and insufflation respectively. So fourth is blending of powders, जैसे कि cosmetic preparation या में dental powder में. And fifth application is mixing of potent drug, and it can affect content of uniformity. So these are the applications of mixing. Now let's see the type of mixing. There are 3 types of mixing. First is solid solid mixing, second is liquid liquid mixing, and third is solid liquid mixing. तो फर्स्ट इज जो टाइप है, तो उसमें क्या होता है, दो सॉलिड इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं, वो होता है सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। सेकंड में क्या होता है, दो लिक्विड इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं, वो होता है लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग। एंड थर्ड में क्या होता है, सॉलिड इंग्रेडिएंट लिक्विड इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स किया जाता है, तो वो होता है सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मिक्सिंग। नाउ फर्स्ट सी व्हाट इज सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग। अब सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में क्या होता है, it is easy to mix the materials uniformly which have similar physical properties as compared to materials with different physical properties. क्या होता है ना कि जिन सब्सटेंस की हम क्या करते हैं मिक्सिंग में, दो या फिर दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं। अब इस मिक्सिंग के प्रोसेस के दौरान जिन इंग्रेडिएंट की या फिर जिन सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है एज कम्पेयर टू मटेरियल विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिन सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज सेम होती है उन्हें मिक्स करना बहुत इजी होता है। अब मान लीजिए जैसे कि दो सब्सटेंसेस है, शुगर एंड सॉल्ट। अब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, शुगर की प्रॉपर्टी कैसी होती है, मतलब शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, और नमक जो होता है, सॉल्ट जो होता है, वो बिल्कुल मतलब फाइन होता है। तो इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, सॉरी डिफिकल्ट नहीं है। इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट है। और अगर मान लीजिए अगर शुगर और शुगर दोनों को, मतलब दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है, तो दो सॉलिड सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ है अगर वो सेम है तो उन्हें मिक्स करना कितना आसान हो जाता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बार एक जगह पे सॉल्ट है और एक जगह पे शुगर है, दोनों की टेस्ट अलग है, दोनों की साइज, पार्टिकल साइज जो होती है वो भी अलग है, तो उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो it is easy to mix materials uniformly which have similar physical properties as compared to materials with different physical properties. अब आप ही सोच के देखिए, शुगर शुगर के दो सैंपल हैं, उन्हें मिक्स करना इजी है, या फिर शुगर सॉल्ट का एक सैंपल है, उन्हें मिक्स करना इजी है। ऑब्वियसली शुगर शुगर का मिक्स करना इजी है, क्यों? क्योंकि दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। और जो सेकेंड टाइप का सैंपल है हमारा शुगर और सॉल्ट का, उसमें दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसीलिए शुगर शुगर की जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वाला जो मटेरियल है ना, उनको मिक्स करना बहुत इजी है। सेकेंड पॉइंट इज मोर डिफिकल्ट टू अचीव अ गुड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकुलेट सॉलिड ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटी। अब ये जो सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हम देख रहे हैं ना, इसमें अगर पार्टिकुलेट सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं या फिर डिफरेंट डेंसिटीज़ के होते हैं, तो उन्हें अच्छे से मिक्स करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्या प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट कर सकती है? डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डेंसिटी। मान लीजिए शुगर और सॉल्ट का हमने एग्जाम्पल लिया, शुगर का साइज़ कितना होता है, पार्टिकल साइज़ कितना बड़ा होता है, और सॉल्ट जो होता है वो कितना फाइन होता है।
है ना, बहुत छोटा होता है। तो ऐसे डिफरेंट साइजेस के पाउडर्स या फिर डिफरेंट साइजेस के इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ मिक्स करना डिफिकल्ट है। डेंसिटी भी उसी तरह से है, जिस सब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और किसी सब्जेक्ट की डेंसिटी बहुत कम है, तो उन दोनों को भी मिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव गुड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकुलर सॉलिड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डेंसिटी। सो नाउ लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन अफेक्ट मिक्सिंग। अब कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो मिक्सिंग अफेक्ट कर सकती है। उसमें से फर्स्ट है मटेरियल डेंसिटी। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए दो सब्सटेंस के। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। सेकंड इज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा तो मिक्सिंग अच्छे से मतलब हम अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है वेटेबिलिटी, नेक्स्ट इज स्टिकीनेस एंड अदर इज पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप एंड रफनेस। तो इसी तरह से अगर ये सारे के सारे फैक्टर्स डिफरेंट रहे दोनों इंग्रेडिएंट के, या फिर दो से ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट अगर प्रॉपर्टीज रही उनकी, तो मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी। ठीक है, देन अब जान लेते हैं कि कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में। 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। उसमें से फर्स्ट मैकेनिज्म है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, सेकंड है श्योर मिक्सिंग एंड थर्ड है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। अब कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एंड इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैक्रो मिक्सिंग। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का जो एक पूरा ग्रुप होता है ना, वो एक पोजीशन से अनदर पोजीशन में मूव करता है। और इसीलिए जो बंच ऑफ पार्टिकल होता है या फिर ग्रुप ऑफ पार्टिकल हम जिसे कह रहे हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा जो ग्रुप है, एक पार्टिकल तो मूव नहीं हो रहा, ज़्यादा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है पार्टिकल की, तो वो मैक्रो मीन्स बड़ा। तो इसीलिए कन्वेक्टिव मिक्सिंग को क्या कहते हैं हम, मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं। सेकंड इज शेयर मिक्सिंग। शेयर मिक्सिंग में क्या होता है, shearing forces are created within the mass of the material by the use of a stirring up or burst of air। शेयरिंग मिक्सिंग में क्या होता है, हम एडिशनल शेयरिंग फोर्सेस ऐड करते हैं। जैसे कि कोई स्टरर है, स्टर कर रहा है ऑटोमेटिकली, या फिर हम अपने हाथों से स्टर कर रहे हैं, या फिर कुछ एयर का जो बर्स्ट होता है वो उसमें यूज़ कर रहे हैं। एयर का जो बहुत प्रेशर वाला बर्स्ट होता है जिसमें पार्टिकल्स ऊपर उठाए जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो फिर मिक्सिंग हम कैरी आउट कर सकते हैं, तो वो होता है शेयर मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या होता है, पार्टिकल का ग्रुप जो होता है वो एक पोजीशन से दूसरी ग्रुप पोजीशन पे मूव होता है, और इसलिए उसको मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ पार्टिकल मूव हो रहा है, सिंगल पार्टिकल नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पार्टिकल मूव हो रहा है, इसलिए उसको मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं। शेयर मिक्सिंग में क्या होता है, स्टरिंग आर्म या फिर बर्स्ट ऑफ एयर अप्लाई करके मिक्सिंग कैरी आउट किया जाता है, एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स अप्लाई करके। डिफ्यूजिव मिक्सिंग में अभी क्या होता है, अभी डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या होता है ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो अपर लेयर ऑफ मटेरियल जो होता है उसे नीचे लाते हैं, और इसी तरह से रैंडम मोशन होता रहता है। और रैंडम मोशन होते होते क्या होता है, मिक्सिंग कैरी आउट किया जाता है। जो ऊपर के पार्टिकल होते हैं वो नीचे आते हैं, नीचे के पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर आते हैं, और इसे क्या कहते हैं हम, इसे माइक्रो मिक्सिंग कहते हैं। ठीक है, कन्वेक्टिव मिक्सिंग को मैक्रो मिक्सिंग कहते हैं और डिफ्यूजिव मिक्सिंग को माइक्रो मिक्सिंग कहते हैं। फाइन, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्टिव मिक्सिंग एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज मैक्रो मिक्सिंग एंड डिफ्यूजिव मिक्सिंग इज माइक्रो मिक्सिंग। अभी देख लेते हैं कि सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, आइडियल प्रॉपर्टीज़ की किस तरह से हमें इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए होते हैं। फर्स्ट इज द मिक्सर शुड हैव सफिशिएंट स्पेस फॉर मिक्सिंग। जो मिक्सर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मिक्सिंग के लिए सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओवरफिल्ड। जो मिक्सर हम यूज़ कर रहे हैं वो ओवरफिल्ड नहीं होना चाहिए। वो जो क्वांटिटी होती है इंग्रेडिएंट की, वो 2/3 वॉल्यूम जो होता है मिक्सर का, उसी लेवल तक फिल करना चाहिए। सेकेंड, थर्ड इज शेयरिंग फोर्सेस शुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट एग्रीगेशन।
अगर हम बहुत ज़्यादा शेयरिंग फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकते हैं, पार्टिकल के एग्रीगेट्स फॉर्म हो सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लंप ऐसा फॉर्म हो जाता है, बहुत सारे पार्टिकल एक जगह पे स्टिक हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं एग्रीगेशन। तो अगर हम ज़्यादा शेयरिंग फोर्सेस अप्लाई करेंगे तो एग्रीगेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शेयरिंग फोर्सेस हमें मिनिमम या फिर ऑप्टिमम रखने चाहिए, जिससे शेयरिंग फोर्सेस से एग्रीगेशन हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज अप्लाइड फोर्सेस शुड नॉट ब्रेक द पार्टिकल। हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पार्टिकल साइज, मतलब जो मिक्सिंग होता है वो अचीव करने के लिए, वो इतने भी नहीं होने चाहिए कि वो पार्टिकल को ब्रेक कर दे। सो अप्लाइड फोर्सेस शुड नॉट ब्रेक द पार्टिकल्स, मिनिमम होने चाहिए या फिर ऑप्टिमम होने चाहिए। सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म इज इम्पॉर्टेंट। अब हम मिक्सिंग करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे मिक्सर होते हैं जो डिफरेंट डेंसिटीज़ के मटेरियल को मिक्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट होते हैं जो सिर्फ सेम पार्टिकल साइज या फिर सेम डेंसिटी वाले मटेरियल को मटेरियल को मिक्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम कौन सा मैकेनिज़्म उसमें एप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म हम उसमें चूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट इज़ देयर शुड बी ऑप्टिमम टाइम फॉर मिक्सिंग। मिक्सिंग का ऑप्टिमम टाइम भी होना चाहिए, जो भी है एज पर स्पेसिफाइड, 30 मिनट हो सकता है या फिर 50 मिनट हो सकता है, जो भी है वो ऑप्टिमम होना चाहिए, ना उससे कम ना फिर उससे ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें मिक्सिंग के दौरान फॉलो करनी पड़ती हैं। अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये है डबल कोन ब्लेंडर। अभी ये जो डबल कोन ब्लेंडर आप देख रहे हैं ना, ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट होता है, ये टम्बलिंग मोशन पे डिपेंडेंट होता है। प्रिंसिपल स्टेट्स द मिक्सिंग ऑकर ड्यू टू टम्बलिंग मोशन। टम्बलिंग मोशन मतलब एक दूसरे के ऊपर वो बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं ना, यहाँ पे हम मशीन की बात नहीं कर रहे बम्बार्डिंग की, यहाँ पे हम जो मिक्सिंग मटेरियल्स होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल 2 या फिर 3 इंग्रेडिएंट्स है जो एक दूसरे के साथ मिक्स किए जा रहे हैं, तो ये जो है ना, ये डबल कोन ब्लेंडर ये ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये जो हेड है ये नीचे आता है, ये ऊपर चला जाता है, फिर ये ऊपर आता है, ये नीचे चला जाता है, ऊपर आता है, नीचे चला जाता है। ये जो मोटर है ना, इसका हम स्विच अगर ऑन कर देंगे तो ये घूमने लगता है। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं ना यहाँ पे और यहाँ पे, इसे शाफ्ट कहते हैं। ये घूमने लगता है और घूमने के बाद ये 0 to 360 डिग्री में रोटेट करता रहता है और टम्बलिंग एक्शन की वजह से मिक्सिंग कैरी आउट किया जाता है। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ये जो हमारा डबल कोन ब्लेंडर है ना, तो उसमें जो ऑल पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट के, वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील से, इंक्लूडिंग मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स। अब ये जो मिक्सिंग टैंक होता है ना, ये डबल कोन ब्लेंडर हम देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं मिक्सिंग टैंक। ये किस चीज़ से बनाया जाता है, ये बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील से, और उसके साथ इसमें जो ब्लेड्स होते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 कोन्स जॉइंट एज सिलिंड्रिकल सेक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये है 2 कोन्स जो सिलिंड्रिकल सेक्शन से जॉइन किए जाते हैं, और दीज आर रोटेटेड अबाउट एंड एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। अब ये जो पूरा का पूरा वेसल है ना डबल कोन ब्लेंडर, ये जो शाफ्ट है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, इस शाफ्ट के एक्सिस से ये रोटेट किया जाता है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, तो ये रोटेट होते रहता है। द कोनिकल शेप एट बोथ एंड्स अलाउज यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी डिस्चार्ज। इसका जो कोनिकल शेप होता है ना, ये क्या करता है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग करता है और इससे डिस्चार्ज भी इजीली होता है। एक होता है, ये जो है वो है फीडर, यहाँ से फीड किया जाता है और यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। जो मिक्स किया हुआ मटेरियल है ना, अगर ये लीड आप ओपन कर देंगे तो यहाँ से आप वो सारे जो मटेरियल्स है मिक्स किए हुए वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, अब ये वर्क कैसे करता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये जो डबल कोन ब्लेंडर हम देख रहे हैं ना, तो ये 2/3 वॉल्यूम ऑफ जो ब्लेंडर होता है उसी लेवल तक ये फील किया जाता है, और जो रेट ऑफ रोटेशन होता है वो 30 to 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। वो जो स्पीड होता है ना, वो डबल कोन ब्लेंडर रोटेट करने के लिए, तो वो कितना होता है, 1 मिनट में 30 से लेकर 100 रोटेशंस या फिर रिवॉल्यूशंस हम कह सकते हैं। 1 मिनट में 30 बार से लेकर 100 बार तक वो रोटेट किया जा सकता है।
सेकंड इज ऑन रोटेशन द मिक्सिंग ऑकर ड्यू टू टम्बलिंग मोशन, जैसे कि हमने पहले ही प्रिंसिपल में सीखा है कि मिक्सिंग किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, टम्बलिंग मोशन। वो जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पे बम्बार्ड होते हैं, जब वो रोटेट करता है ना ब्लेंडर, तब क्या होता है, वो पार्टिकल एक दूसरे पे बम्बार्ड होते हैं, फिर ऊपर के नीचे आते हैं, नीचे के ऊपर जाते हैं, इस तरह से मिक्सिंग कैरी किया जाता है। द प्रोडक्ट कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉटम, और जो मिक्स किया हुआ प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट हमारा, वो बॉटम से हम वो डिस्चार्ज कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज मिक्सिंग टैंक कैन बी स्लैंटेड फ्रीली 0 to 360 डिग्री फॉर डिस्चार्ज एंड क्लीनिंग। अब वो जो डबल कोन ब्लेंडर हमने अभी अभी देखा था, वो 0 to 360 डिग्री तक रोटेट होता है, मतलब हम पूरा उसे रोटेट कर सकते हैं। ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे ला सकते हैं, नीचे का हिस्सा ऊपर ले जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि डिस्चार्ज अगर हमें करना है तो किसी चेयर पे चढ़ के वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अगर उसे रोटेट कर देंगे तो हम नीचे से भी उसे उसका डिस्चार्ज कलेक्ट कर सकते हैं, और वो क्लीनिंग के लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है। So this is what about working. Now let's see some advantages of double cone blender. First is it is easy to maintain and clean. ये जो डबल कोन ब्लेंडर होता है ये मेंटेन करने के लिए बहुत इजी है, और क्लीनिंग के लिए भी कोई इशू नहीं है, क्लीनिंग के लिए भी ये बहुत इजी है। देर आर नो चांसेस टू क्लॉगिंग ऑफ मटेरियल इनटू कॉर्नर्स। अभी हमने जो देखा डबल कोन ब्लेंडर, तो उसमें कोई शार्प कॉर्नर तो है नहीं जिसमें मटेरियल स्टिक हो जाएगा या फिर क्लॉग हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्लॉगिंग का तो कोई चांस ही नहीं है कॉर्नर में, है ना। तो ये है एडवांटेज। थर्ड इज लार्ज अमाउंट कैन बी हैंडल्ड ईजीली। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें मिक्सिंग करना है तो वो भी हम ईजीली इस डबल कोन ब्लेंडर में कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज इट इज़ इफ़िशियंट फॉर मिक्सिंग पाउडर्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटी। अभी हमने देखा ना कि कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और वो अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होंगी तो फिर हो सकता है कि उसकी मिक्सिंग प्रॉपर ना हो, एफिशिएंट ना हो। तो ये वाला जो हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाला इशू, तो डबल कोन ब्लेंडर में हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी दो इंग्रेडिएंट की डेंसिटीज़ डिफरेंट है तो भी इफिशियंटली मिक्सिंग यहाँ पे हो सकती है। सो दिस इज एन बिग एडवांटेज। ठीक है। नेक्स्ट इज वियर ऑन इक्विपमेंट इज लिटल। तो इक्विपमेंट का जो वियर होता है वो भी बहुत कम है। सो दैट इज एन अनदर एडवांटेज ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। सो दिस आर द एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे ज़रूर। तो फर्स्ट इज नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल। ये जो डबल कोन ब्लेंडर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स के लिए सुटेबल नहीं है। थोड़े से कोर्स पार्टिकल होंगे तो उसकी मिक्सिंग इसमें अच्छे से की जा सकती है। सेकंड इज इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर पार्टिकल्स विद ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस ड्यू टू लेस शेयर। अब ये डबल कोन ब्लेंडर जो है वो फाइन पार्टिकल के लिए सुटेबल तो नहीं है। उसी के साथ साथ ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफरेंस, अगर दो इंग्रेडिएंट है जिसका हमें मिक्सिंग करना है, एक बहुत छोटा है और एक बहुत बड़ा है, तो वो जो पार्टिकल साइज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमें मिक्सिंग यहाँ पे एफिशिएंटली अच्छे से उसे अचीव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो ये जो है वो दो है डिसएडवांटेज ऑफ डबल कोन ब्लेंडर। अब देख लेते हैं कि ये डबल कोन ब्लेंडर के फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो डबल कोन ब्लेंडर इज एन इफिशिएंट एंड वर्सेटाइल इक्विपमेंट फॉर द होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स। तो ये जो डबल कोन ब्लेंडर है वो किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल। होमोजेनस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल जब हम बनाना चाहते हैं तो उनकी मिक्सिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल कोन ब्लेंडर। सेकेंड इज ड्राई पाउडर मिक्सिंग फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन। अगर हमें टैबलेट या फिर कैप्सूल फॉर्मुलेशन करना है या फिर डायरेक्टली कंप्रेसिबल टैबलेट बनानी है तो उनकी मिक्सिंग के लिए भी हम वो डबल कोन ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड इज इट कैन बी यूज फॉर फार्मास्यूटिकल, फूड, केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो इस ये जो दो एप्लीकेशन देखे हमने, होमोजेनस मिक्सिंग के लिए या फिर ड्राई पाउडर मिक्सिंग के लिए, उसके अलावा हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में या फिर कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसमें भी मिक्सिंग करनी होती है ना, तो उसमें भी ये हम यूज़ कर सकते हैं डबल कोन ब्लेंडर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ब्लेस्ड।